हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस एंड दिस इज विक्रम राठौर योर मैथ टीचर। और प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का सेशन है वो डे 10 है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का हमारा, जिसमें कि हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन हमने यहाँ पर जहां पर छोड़ा था उसी के आगे के क्वेश्चन हम लोग लेकर यहाँ पर आए हैं। और आज हम आपकी एक्सरसाइज 13.3 के जो क्वेश्चन है वो सब कुछ एकदम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन में बेटा खत्म होने वाले हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। इट मीन क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और ये भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है या फिर बेस थ्योरम लगाना है। क्योंकि जो आपके टर्म्स होते हैं बेसिकली जो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं और बेस थ्योरम में यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट बेटा सेम होते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ऐसा कि मैं लास्ट सेशन में भी आपको बोलता हुआ आया हूं। और हमने हर क्वेश्चन में आपको बताया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बेस थ्योरम का होने वाला है या फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए अपने क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पर रीड करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, टू ग्रुप्स और कॉम्पिटिटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। यानी कि दो ग्रुप जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है ना, किसी भी कॉर्पोरेशन में। फिर लिखा हो द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप बिल बिन आर। ठीक है ना, ये आई थिंक शायद गलत लैंग्वेज लिखी हुई है, या फिर ये तो कर सकते हैं 2019-20 में ऐसा हुआ है। ठीक है, ये हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हटाइए आप जरा। ठीक है, 0 पॉइंट ये लिखा हुआ है 0.6 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर दो ग्रुप आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप के विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है और सेकंड ग्रुप के विन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 है। इसका मीनिंग ये हुआ है यहाँ पर। फर्दर उसके बाद अगर ग्रुप जब अगर विन करते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप विंस मतलब जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट है 0.7। यानी कि कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है अगर फर्स्ट ग्रुप विन करता है। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे बेटा ये भी अभी हम देखेंगे ना। अभी पहले सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 का मतलब हुआ इफ द सेकंड ग्रुप विंस, है ना, इफ द सेकंड ग्रुप विंस। यानी इन्होंने बोला कि अगर सेकंड ग्रुप विन करेगा तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है ना, ऐसा इन्होंने दे रखा है आपको। फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, यानी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, वॉच बाय द सेकंड ग्रुप, है ना। अब ध्यान से समझें इसमें कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है ना, ये आपको पता है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हमें सेकंड ग्रुप विन की प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना, सेकंड ग्रुप के द्वारा, सेकंड ग्रुप का मतलब यहां पर इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन वो सेकंड ग्रुप के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, सेकंड ग्रुप के द्वारा हुआ है ये आपको बताना है, और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है ना, तो ये तो गिवन हो गया ना आपको, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कि ये फाइंड करना है हमें यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि सेकंड ग्रुप के द्वारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर कि चीजें हमें कैसे डील करनी है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ग्रुप विन अगर सिर्फ लिखा होता है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है ना, सेकंड ग्रुप के द्वारा नहीं लिखा होता तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज थी कि वो सेकंड ग्रुप के द्वारा भी इंट्रोड्यूस हो सकता था और फर्स्ट ग्रुप के द्वारा भी इंट्रोड्यूस होता था। लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने पूछ लिया है कि सेकंड ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना, और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब गिवन क्या है कि न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन आपको दे दिया है, और प्रोबेबिलिटी निकालने की वो सेकंड ग्रुप के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप विन हो गया है। ठीक है ना, विन हुआ है तभी तो उसने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर इवेंट हम कैसे इंट्रोड्यूस लेट करते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, पहले तो जो गिवन है ना, जो चीजें हमें पता है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो उस इवेंट को हम ए लेट करते हैं कि ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, ए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, पहली चीज। और यहां पर इवन हम लेट करेंगे बेटा, इवन का मतलब फर्स्ट ग्रुप विंस मान लेते हैं इवेंट, यानी फर्स्ट ग्रुप विंस और E2 हम मानेंगे सेकंड ग्रुप विंस। सेकंड ग्रुप विंस, ठीक है ना, ये हम लोगों ने यहां पर इवन E2 लेट किया हुआ है। अब यहां पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं, अगर हम बेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं और हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन अगर हमने ये सारी इवेंट्स लेट कर लिए हैं तो इसी चीज को, जैसे मैंने यहां पर वर्ड्स में लिखा हुआ था, इसी चीज को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, वो हमारे पास है PE2, है ना, PE2 अपॉन ए, ये फाइंड आउट करना है।
ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर ये Pe2 अपॉन ए आपको जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, बेस थ्योरम लगानी है हमें यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात बच्चों हमें लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों ने लास्ट सेशंस देखे हुए वो इन बातों को बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चन के साथ कैसे डील कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि बेस थ्योरम अगर लगानी है तो एक तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए Pe1, है ना, Pe2, फिर उसके बाद Pa/E1 भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और Pa/E2, इन सब की रिक्वायरमेंट रहने वाली है अगर हम Pe2/A अगर फाइंड आउट करते हैं। अगर या फिर E2/A में फाइंड करना है तो फिर इन सारे टर्म्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पर Pe1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप बिन्स की प्रोबेबिलिटी आपको 0.6 दी हुई है और इसको हम 6/10 लिख सकते हैं, और सेकंड ग्रुप 0.4 यानी कि 4/10। सिंप्लीफाई भी हालांकि इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन वगैरह करके, तो यहां पर कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि E1 और E2 और A/E1 और A/E2 के डिनोमिनेटर सेम रहेगी अगर, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगी। तो ये दोनों ही टर्म हमारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 3/5 हो जाएगा बेटा, और ये 2/5, तो कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें चाहिए A/E1। A/E1 का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप बिन्स है, ये आपको दिया गया और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो 0.7 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले ही। इफ द फर्स्ट ग्रुप बिन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, ये पहले से ही दे रखा है आपको, ठीक है ना। और Pa/E2 की अगर हम बात करते हैं, A/E2 की, तो यहां पर लिखा हुआ है द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 इफ सेकंड ग्रुप बिन्स। अगर सेकंड ग्रुप बिन्स होता है तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा वो 0.3 है यहाँ पर, ठीक है ना। यहां पर ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी आ गई हैं। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, बाई बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है, बाई बेस थ्योरम। तो फॉर्मूला हमारा Pe2/A फाइंड आउट करना है। तो पहले भी पता है हमें ये फॉर्मूला Pe2, वी कैन राइट Pe2 Pa/E2 फिर अपॉन Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2, ठीक है। ये फॉर्मूला, यहां पर सारी की सारी वैल्यू लिखेंगे हम लोग। E2 हमारे पास कितना था 2/5 और A/E2 कितना है हमारे पास 0.7 को 7/10 कर लीजिए, ठीक है ना। डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 3/10 होना है, सॉरी, चेक इट बेटा, Pa/E2 3/10 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अपॉन, ठीक है। तो यहां पर Pe1 हमारे पास कितना था देखेंगे, यहां पर Pe1 है 3/5 और A/E1 7/10 प्लस 2/5 इंटू 3/10। तो ये तो एलसीएम तो 5 10 5 10 ये सभी में खत्म हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 प्लस 2 3 जा 6, तो ये 6/27। तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये 2/9 आंसर आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है ना, वो बेटा आप लोगों को खुद से देखनी है। इंपॉर्टेंट तो यही था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेस या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और फिर इवेंट जो आप लोग लेट करते हैं वो कैसे आपको लेट करना है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो इनिशियल स्टेप्स लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको पहले पढ़ेंगे हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम ये लिखते हैं, यहाँ पर ये नहीं लिखा होता, ये बाज द सेकंड ग्रुप नहीं लिखा होता, ये न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस अगर नहीं लिखा होता, सॉरी, ठीक है ना, ये आपको नहीं दिया होता, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिखा होता आपका कि बाई सेकंड ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। यानी न्यू प्रोडक्ट की सिर्फ प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है कि भाई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा आपका, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फिर हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड इस बात पे करता है कि फर्स्ट ग्रुप बिन्स होगा तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, फिर सेकंड ग्रुप बिन्स होगा तो न्यू प्रोडक्ट। तो यहां पर आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर ये न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की प्रोबेबिलिटी सिर्फ पूछते हैं और ये लाइन नहीं लिखी होती यहाँ पर, ठीक है, तो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, ये इन्होंने दे दिया है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि सेकंड ग्रुप ने किया है वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, है ना। ये प्रोबेबिलिटी यहां पे निकालनी है, सेकंड ग्रुप ने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है इसका। तो Pe2/A निकालना है आपको,
ये बेटा थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये है लॉ, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम डील कर पाएंगे, और हर क्वेश्चन में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लगा रहे हैं, बेस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, या फिर बेस थ्योरम हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों लगा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो और थोड़ा सा अगर बेहतर तरीके से इसको समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप बिन है ना, फर्स्ट ग्रुप बिन और सेकंड ग्रुप बिन, ये दो इवेंट हो रही हैं, ठीक ना। फर्स्ट ग्रुप बिन और सेकंड ग्रुप बिन, ये दो चीजें हो रही हैं, सेकंड ग्रुप बिन, और फिर उसके बाद न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका, है ना। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर से समझिए उसके बाद न्यू प्रोडक्ट आपका जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये है चीजें, ठीक है। यहां पर ये तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये इवेंट होगी उसके बाद ये होगा, फिर ये इवेंट होगी उसके बाद ये होगा। बेसिकली आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि न्यू प्रोडक्ट ये आपको गिवन है और सेकंड ग्रुप बिन्स कर रहे हैं, यानी हमारा फेवरेबल जो है वो ये होने वाला है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यानी कि आपको न्यू प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए इन दोनों के से होकर गुजरना पड़ेगा, ये होगा तब ये होगा, ये होगा या ये होगा, ऐसे ही है ना। और अगर ये लास्ट वाला इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती इसकी, तो फिर हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, तो फिर हम लगाते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बीच में जो इंसिडेंट हो रही है, यहां तक पहुंचने से पहले अगर इंसिडेंट हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है, बेस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है ना। बेस थ्योरम ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके प्रेजेंस में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नहीं ये तो इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बीच में अगर कोई चीजें हो रही हैं तो फिर आप समझ जाइएगा यहां पर कि हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायरेक्ट, तो फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस तरह से चार्ट आप बना सकते हैं, है ना, इसको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर लिखा सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक गर्ल है डाई को थ्रो कर रही है यहां पर, इफ सी गेट्स अ 5 और 6, अगर 5 और 6 आता है, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, है ना। अगर 5 और 6 आता है तो फिर वो कॉइन 3 टाइम्स टॉस कर रही है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। फिर लिखा हुआ है नोट दैट द नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स कितने आते हैं ये नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोटेड वेदर अ हेड और टेल ऑब्टेंड। अच्छा, फिर आगे लिखा इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, है ना। अगर 1 2 3 और 4 आ रहा है, दिमाग में रखना है कि अगर 5 6 आ रहा है तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, लेकिन 1 2 3 4 आ रहा है तो फिर कॉइन को क्या किया जा रहा है, 1 टाइम ही टॉस किया जा रहा है, ठीक है। सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोटेड वेदर हेड और टेल, ठीक है ना। फिर नोट करता है कि हेड और टेल आता है। फिर आगे देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, फिर इन्होंने बोला इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि ये आपको गिवन है, ठीक है ना, सी एग्जैक्टली ये दे दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4, है ना। ये फिर से समझिए जरा, ये गिवन है तो जो गिवन है ना, यानी कि उसको दे दिया गया है कि एग्जैक्टली, यानी कि आपने क्या किया यहां पर कि 1 2 3 और 4 से भी अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, है ना, और उसके बाद क्या है जब 5 और 6 आएगा तो भी आप कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो उसमें भी एग्जैक्टली 1 हेड आएगा। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वन जो आपने गेटिंग, जो आपको 1 हेड मिला है वो 1 2 3 और 4, जब आप डाइस पर 1 2 3 और 4 आया था, ठीक है ना, उसके बाद जब आपने कॉइन थ्रो किया है वो वाला हेड हमारे पास है, ठीक है ना, 5 और 6 वाला नहीं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर लैंग्वेज के टर्म से बात करें, जो गिवन होता है, ठीक है ना, हम लोग गिवन होता है उसको क्या करते हैं भाई, दो इवेंट कर रहे हैं। फिर से समझिए, एक तो इवेंट ये कर रहे हैं आपकी 5 और 6 आ रहा है, एक तो इवेंट ये है आपके पास, देखिएगा जरा यहां पर। फिर एक इवेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है ना, ये इवेंट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, ये इवेंट कर रहे हैं आपको। और यहां पर आने के बाद आप क्या हेड और टेल को जो है ना, हेड और टेल को जो है वो काउंट कर रहे हैं कि कितने बार हेड आया कितने बार टेल आया। उसके बाद हमें जो चाहिए वो रिजल्ट हमारा क्या है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, है ना, एग्जैक्टली 1 हेड के तक हमें पहुंचना है, एग्जैक्टली 1 हेड तक पहुंचना है। फिर समझिए आप जरा यहां पर, ठीक है ना, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो ये है एग्जैक्टली 1 हेड। वैसे तो 1 हेड भी आ रहा है, 2 हेड भी आ रहा है, 3 हेड भी आ रहा है, नो हेड भी आ रहा है, लेकिन यहां पर जो बात करी गई सिर्फ गेटिंग और एग्जैक्टली 1 हेड। हमें क्या जानना है, 1 हेड जानना है, ठीक है ना, 1 हेड जानना है, इस तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो एक्चुअली जो आपको ये तो है ही है आपको, लेकिन जो आपका यहां पर फाइंड आउट करना है वो प्रोबेबिलिटी तो इसकी फाइंड आउट करनी है ना, बीच में जो इवेंट हो रही है हमारी ये, तो हमारा फेवरेबल ये है, ये फेवरेबल है कि 1 2 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, है ना, ये गिवन है आपका। समझ में आ रही बात कि नहीं? फिर से मैं बता रहा हूं आपको 1 2 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 2 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये गिवन है एग्जैक्टली 1 हेड। ये 1 हेड आया, ये आपको दे दिया गया है। तो बेसिकली ये काम करना है आपको यहां पर,
ठीक है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अदरवाइज क्या है कि हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आपको, ठीक है ना। और वैसे तो सबसे आसान तरीका यही है कि जो गिवन है उसको ए मानिए, है ना। लेट जो गिवन है उसको ए मानिए, यहां पर लेट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। और जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग 1 2 3 और 4, इसको हमने क्या E1 मान लिया। और इसके अलावा एक इवेंट और इसके साथ में आएगी, गेटिंग 5 और 6, ठीक है ना। गेटिंग 5 और 6 बेस थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, उससे पहले भी आप यहां लिख लीजिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है P E1 अपॉन ए, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, ये इतना दिमाग में हम रखेंगे पहले से, ठीक है ना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा आपको। तो यहां पर P1 की बात, जो हमें टर्म चाहिए, एक तो P1 की वैल्यू निकालनी है। 1 2 3 और 4 अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं और 1 2 3 और 4 आ रहा है तो इसके फेवर में 4 है ना, 1 2 3 और 4 और टोटल 6, यानी कि कितना बनेगा हमारे पास 2/3। उसके बाद P2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 5 और 6 यानी 2/6 यानी 1/3, ठीक है ना। ये हमने कैलकुलेशन कर ली। फिर हमें रिक्वायरमेंट है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। PA/E1 की, PA/E1, A/E1 का मतलब ये होता है, फिर से समझना है, E1 का मतलब हो जाएगा कि आपके पास 1 2 3 और 4 आया है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर 1 2 3 और 4 में हेड कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप पूरी बात को ध्यान से समझिए, इन्होंने बोला कि 1 2 3 और 4 आता तो कॉइन को जो है ना वो 1 टाइम टॉस किया जा रहा है। तो अगर कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जा रहा है ना, यहां पर लिख दे रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो आपका हेड और टेल ही होगा। और फेवरेबल कितना हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल होगा H, यस और नो। तो यहां पर 1/2 बोल सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है, है ना, कि अगर कॉइन को 1 टाइम थ्रो कर रहे हो आप तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो इसको तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर अभी क्या है, PA/E2, इसको समझना। E2 का मतलब 5 और 6 आया है, 5 और 6 आया है, तो इसका मतलब कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जा रहा है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8। सभी को पता है कि अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम कितना होता है बेटा, ठीक है ना, टोटल आउटकम होता है 8। और फेवरेबल की अगर हम बात करें, इसी में से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी फेवरेबल में 1 हेड चाहिए। तो पहले वाले कॉइन पर भी हो सकता है, दूसरे वाले पर भी हो सकता है और तीसरे वाले पर भी हो सकता है, ठीक है ना, यहां पर ये। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहां से क्या, फेवरेबल में 3 हो गया और ये टोटल 8, इसमें भी आप 8 बना लीजिए तो थोड़ा सा चीजें आसान रहेंगी, कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है ना। मैंने बोला था A/E1 और A/E2 के डिनोमिनेटर सेम रखिए तो थोड़ी सी चीजें आसान होंगी, कैलकुलेशन आसान लगेगी आपको। तो यहां से बेटा बेस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, बाई बेस थ्योरम, ठीक है ना, तो बाई बेस थ्योरम फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। हमें निकालना PE1/A, पहले से ही देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ था, PE1/A फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, ठीक है ना। तो PE1/A का मीन्स हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 के बाद PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। तो यहां पर PE1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं PE1 हमारे पास कितना है, 2/3, और A/E1 की बात कर रहे हैं तो 4/8, ठीक है ना। वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नथिंग एल्स, बहुत सिंपल चीजें हैं। PE1 आपका फिर से 2/3, 4/8 प्लस, और ये हमारे पास 1/3 है PE2, और PA/E2 हमारे पास 3/8, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3/8, 2 4 जा 8 अपॉन 3 4 जा 8 प्लस 3, तो यहां से 8/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8/11। तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, लेकिन ये सब जो प्रोसेस हुआ ना रास्ते में, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर चीजों को ना थोड़ा सा ध्यान से, रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको दोबारा से भी रिवाइंड करके चीजों को देखिए और समझिए, है ना। अगर आप डाई थ्रो कर रहे हैं तो उसमें हेड कहाँ से मिलेगा,
तो ऐसा है ना, डाई थ्रो करने के बाद फिर कॉइन भी तो थ्रो हो रहा है ना, तो बेसिकली हम हेड के लिए कॉइन की तरफ ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए ना, कि भाई 1 2 3 और 4 आ रहा है तो कॉइन एक बार थ्रो किया जा रहा है, 5 और 6 आ रहा है तो कॉइन 3 बार थ्रो किया जा रहा है। तो जो यहाँ पर E1 और E2 है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई 1 2 3 और 4 आने के बाद एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है ना, या 5 और 6 आने के बाद एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये मीनिंग होता है बेटा इसका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन है, पूछे भी जाते रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, पूछे भी गए। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर्स A B and C। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, यानी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, ठीक है। मशीन बी से दे रखा है 5% और मशीन सी से 7%। आप रीड कर लीजिएगा, है ना। मशीन ए बी सी से डिफेक्टिव आइटम कितने कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपको पहले गिवन है। फिर आगे लिखा है एज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, यानी मशीन ए जो है 50% टाइम जॉब पर रहती है, इसका मतलब 50% प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है ना। यानी जितने टोटल प्रोडक्ट बनते हैं एबीसी से, उसमें 50% प्रोडक्ट जो है वो मशीन ए से बन रहे हैं, ये मीनिंग हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर वी इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑन टाइम एंड सी इज ऑन द जॉब फॉर 20%। यानी जितना टोटल प्रोडक्ट बन रहा है उसका 30 और 20% बी और सी बना रहे हैं, ए 50% बना रहा है, ये मीनिंग हुआ है इसका, है ना। फिर लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, कि डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, यानी ये गिवन है, देखो जरा, यानी कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, इन्होंने बोला है कि डिफेक्टिव आइटम जो है प्रोड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले इसको तो यही मानना है हमें। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, यानी ए से प्रोड्यूस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये फील आ जाना चाहिए यहाँ से कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ काम कर रहे हो, भाई ऐसा थोड़ी ना कि मशीनें हमेशा जो है वो डिफेक्टिव आइटम ही बनाती है, ठीक है ना, गुड आइटम भी बनाती है। लेकिन इन्होंने ये पहले से ही दे दिया कि भाई जो आइटम प्रोड्यूस हुआ है वो डिफेक्टिव है, ये गिवन हो गया कि भाई गुड और बैड दोनों आइटम्स हैं हमारे, डिफेक्टिव भी है और गुड वन भी है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया डिफेक्टिव आइटम, तो इसका मतलब ये गिवन है आपको बेटा, ठीक है ना। दो चीजें प्रोड्यूस होती है, उसमें एग्जैक्टली बता दिया कि ए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ध्यान देंगे यहां पर, लेट ए और डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, यानी जो गिवन है उसको तो ए ही मानना है बेटा आपको। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस और इवन आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, है ना, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक ना, मशीन है या फिर एक ही बात है। फिर E2 हो जाएगा सिमिलरली इसी तरह से, और E3 हो जाएगा हमारे पास मशीन सी, ठीक है ना, ABC यहां पर। उसके बाद हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको, हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो PE1 PE2 और PE3, सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना है। पहले ही दे दिया कि E1 से 50% है, यानी 50/100। फिर उसके बाद ये 30 है, मशीन बी से 30 है लिखा हुआ है, ठीक है, 30 और मशीन सी से 20, ठीक है। तो ये 5/10, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो करिए, मैंने पहले भी बोला है आपसे कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहने चाहिए, तो उससे कैलकुलेशन आसान होती है। अब ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, ये 5 1 जा 5 और ये भी, लेकिन 3/10 कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर इसको भी कैंसिल किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, तो गड़बड़ है ना। डिनोमिनेटर चेंज मत करिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी आपको, ये भी बेटा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PA/E1 की। A/E1 का मतलब मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम पहले ही लिखा हुआ 1%, ठीक है ना, और A/E2 का मतलब मशीन बी से, है ना, आइटम प्रोड्यूस हुआ है मशीन बी से डिफेक्टिव आइटम, तो लिखा हुआ है 5% और 7%, तो 5/100 और मशीन सी से, ठीक है ना, ये A/E3 ये चलेगा आपका बेटा, ठीक है ना। उसके बाद बेस थ्योरम लगा के हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय बेस थ्योरम तो यहां पर E1/A ये फाइंड आउट करना, ठीक है ना। मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है डिफेक्टिव आइटम, यानी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, ये तो गिवन है आपको, है ना। मशीन ए से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो PE1/A, तो वी कैन राइट PE1 इंटू PA/E1, क्लियर है ना। डिनोमिनेटर में तो टोटल केसेस आ जाएंगे हमारे, है ना। तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 एंड प्लस PE3 इंटू PA/E3, ठीक है, ये चलेगा आपको, ठीक है भाई। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपना। PE1 कितने हमारे पास 5/10 है,
इंटू पी ए अपॉन E1 1/100 है आपका। ठीक है, तो ये 5/10 हो जाएगा बेटा, इंटू 1/100, ये तो वही रहेगा। P/E2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3/10, और PA/E2 की बात कर रहे हैं अगर हम तो 5/100, प्लस P/E3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2/10, और PA/E3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7/100। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। हमने डिनोमिनेटर इसीलिए सेम रखे तो ऊपर 5 बन जाए, 5 आ जाएगा बेटा, और उसके बाद ये 5 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 2 7 जा 14, तो 34 हो जाएगा 5/34। ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर खत्म काम है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के तो ये बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, फिर इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान नहीं है, और बिल्कुल ही अलग से चमक जाता है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चमक भी जाता है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ फ्रॉम अ कार्ड ऑफ 52, हाँ, ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 इज लॉस्ट, यानी कि 52 का एक ताश की गड्डी है 52 कार्ड्स की, उसमें से एक कार्ड खो गया है ना। फिर आगे देखिए जरा, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से 2 कार्ड निकाले जाएं। ठीक है ना। अच्छा, एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं, ये इंपोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक है ना, तो अगर 2 कार्ड आप निकाल रहे हो एक साथ, तो पहले तो आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए यहाँ पर कि यार हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पहला कार्ड निकालना पहली इवेंट और दूसरा कार्ड निकालना दूसरी इवेंट। ठीक है ना, ये 2 कार्ड अगर आप निकाल रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल की तरफ जा सकते हो। दूसरा, अगर 2 कार्ड्स आप निकाल रहे हो तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप ध्यान रखिए, हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम लोग फिर विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं। ये हमेशा दिमाग में ये चीज रखिएगा। ठीक है ना, 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अब देखिए 2 कार्ड निकाले गए और ये दे दिया गया है कि दोनों के दोनों क्या है? डायमंड। तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है? गिवन है, ठीक है ना, गिवन है तो हम लोग इसको क्या लेट करते हैं? लेट ए बोथ कार्ड्स आर डायमंड। ठीक है, दोनों के दोनों कार्ड क्या है? डायमंड कार्ड है। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। सेकंड थिंग आपको लिखा हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोस्ट कार्ड इज अ डायमंड, यानी जो एक कार्ड खो गया था, इन्होंने कहा कि वो डायमंड था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं? E1 लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। ठीक है ना, खोया हुआ कार्ड हमारा क्या है? डायमंड है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड ना हो। ठीक है ना, जो कार्ड खो गया है, तो इसको E2 मान लीजिए। लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। ठीक है ना, ये हम ले लेंगे यहां पर। और बेसिकली जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, तो E1 अपॉन ए, ये फाइंड आउट करना है। इसको दिमाग में रखिएगा बेटा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है बेटा। यहां पर क्लियर है ना ये पॉइंट? अब सबसे पहले वही सारे टर्म्स P1 P अपॉन E1 ये सब कुछ करना पड़ेगा हमें। तो P1 की बात करते हैं। ठीक है ना, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड होगा। ठीक है ना, तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है ना, टोटल कार्ड्स 52, तो 1/4 यही हुआ ना आपका। और नॉट अ डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? वी कैन राइट 1 - 1/4। ठीक है, 10th में बहुत सीखा ही है कि डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो नॉट डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4। ठीक है ना, नॉट ई, ध्यान रखिएगा इसका। फिर उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर देखिएगा। ठीक है, हमें निकालना PA अपॉन E1। अब यहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। E1 का मतलब होता है, E1 का मतलब खोया हुआ कार्ड डायमंड है। तो कार्ड कितने बचे हमारे पास? 51। उन 51 में से 2 कार्ड निकालेंगे और दोनों के दोनों डायमंड हो। ठीक है, तो पहला वाला डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हम 12/51 लिख सकते हैं? अब आप कहेंगे कैसे? टोटल डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं? 13। और आपको ये बता दिया है कि कार्ड जो E1 का मतलब ये होता है कि जो खोया हुआ कार्ड डायमंड है ना, तो ये बता दिया कि कार्ड जो है डायमंड खो गया है। तो जो टोटल कार्ड बचेंगे वो 51, उसमें डायमंड 12 ही तो बचेंगे। तो जब हम पहला कार्ड डायमंड निकालेंगे, पहला कार्ड अगर हम डायमंड निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो टोटल कार्ड 51 होंगे और उसमें डायमंड कितने होंगे? फेवरेबल में 12। अब दूसरा कार्ड है वो भी डायमंड है,
दूसरा कार्ड है वो भी डायमंड है, तो टोटल कार्ड तो हमारे पास 50 बच गए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हम ले रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा, 11 आएगा बच्चों। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना, ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि पहला कार्ड हम, क्योंकि जो हम कार्ड निकाल रहे हैं 2 कार्ड, वो रिमेनिंग कार्ड में से निकाल रहे हैं ना, तो ये तो पक्की बात है कि एक कार्ड खोया तो है ही, तो रिमेनिंग कार्ड तो 51 है। और इवन आपको ये बता रहा है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड है, यानी जो एक कार्ड खो गया है, जो 52 की ताश की गड्डी थी हमारे पास 52 कार्ड्स की, उसमें से जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड है। तो जो 51 कार्ड्स बचेंगे हमारे पास, टोटल तो 51 हुए, उसमें डायमंड 12 होंगे बेटा, है ना। डायमंड कितने होंगे, 12। अब जब आप पहला कार्ड निकालोगे, सपोज दैट पहला कार्ड, तो हमारे फेवरेबल में 12 हो जाएंगे और टोटल 51 होंगे। अब दूसरा कार्ड भी निकाल रहे हो, फिर उसके बाद 2 कार्ड निकाल लेना, आपको दूसरा कार्ड भी निकाल रहे हो, तो दोनों इवेंट एक साथ हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। पहली तो चीज ये समझनी है, इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, जो कि हम लास्ट सेशन में बेटा आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। सेकंड थिंग आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम निकालेंगे सेकंड वाला कार्ड, डायमंड के लिए हमारे पास फेवरेबल में 11 और टोटल 50 रह जाएंगे। तो ये आपको समझना भी, मैं कैलकुलेशन या कटिंग वटिंग यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम P/E/E2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। A/E2 का मतलब खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है, E2 आपको ये बता रहा है, लेकिन खोया तो कार्ड है ही, तो टोटल कार्ड्स तो 51 होंगे, लेकिन डायमंड कितने हो जाएंगे, 13 होंगे बेटा, ठीक है ना। उसके बाद जब सेकंड कार्ड निकालेंगे तो टोटल कार्ड्स हमारे 50 रह जाएंगे, लेकिन डायमंड हमारे 12। बस ये आपको समझना है। तो देखो यहाँ पे 12 50 ये भी है, ये भी 12 50, तो इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 6 जा 12 है ना, 2 से कर दे रहे हैं, और ये 25। हम यहाँ पर और तो कैंसिल मत करिएगा, हालांकि देख लेते हैं, इसमें भी हम पहले कर रहे हैं। 2 6 जा 12 25, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 से 17 टाइम्स, और ये भी 3 2 जा 6 और ये भी 3 से 17 टाइम्स। तो फाइनली ये 22/17 इंटू 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ऐसा है नहीं, ठीक है ना। यहां पर भी 13 2 जा 26 और ये 17 इंटू 25, ठीक है ना। ये हमारे पास बचेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में वही बोल रहा हूं, ध्यान से, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होंगी, ऐसा हम लास्ट क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखा चुके हैं, ठीक है। इसको ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद देयरफॉर बाई बेस थ्योरम यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेस थ्योरम हम यहां पर अप्लाई करते हैं बेटा, वे लिखेंगे P/E1/A, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो बाई बेस थ्योरम P/E1 इंटू P/A/E1, और फिर उसके बाद P/E1 तो आएगा ही, इंटू P/A/E1 प्लस P/E2 P/A/E2, ठीक है। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। P/E1 कितना है भाई हमारे पास, 1/4, और P/A/E2 22, 17 इंटू 25, ठीक है ना। ये चलेगा आपके पास। ये तो P/E1, ये तो यही आ जाएगा आपका 1/4 इंटू 22/17 इंटू 25, और प्लस P/E2 हमारे पास कितना है भाई, 3/4, और इंटू ये P/E2 26/17 इंटू 25। देखिए ये सभी जगह एलसीएम वही हमने बनाया ना, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऊपर तो 22 1 जा 22, और ये आ जाएगा 21 1 जा 22 प्लस 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 22/8 to 10 और 7 to 1 और 9। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 11/50, ये आंसर आएगा बेटा, ठीक है। 11/50 कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा खुद से, है ना, वो आप लोग देखिएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद करने में सक्षम है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, कंप्लीट कर दिया यहाँ पर कैलकुलेशन, यू कैन चेक योरसेल्फ। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ना, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा जो रहने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल वाला टॉपिक और बर्नौली ट्रायल्स वाला टॉपिक, तो हम देखेंगे। जो डिलीटेड सिलेबस है वो आपको नहीं कराएंगे, वहां से अभी मैं चेक कर लूंगा इसको। और जो भी सिलेबस आपका इस साल, ठीक है ना, यानी कि 2023 में, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन या सिलेबस जो है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अगला सेशन है वो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों ये सेशन आपको अच्छे लगा होगा, समझ में आया होगा सारी की सारी चीजें। बाकी जो है हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल पर रहने वाला है। तो सेशन को भी जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।